Hello student. So today we continue the topic lines and angles. ठीक है, lines and angles. So last time हमने lines and angles में ज्योमेट्री की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखा था. अब हम उससे हमारा एक्सरसाइज 6.1 तक हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम उसके आगे की चीजें देख रहे हैं. तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल का मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास दो लाइंस दिए हुए हैं, कैसे भी दो लाइंस है, ठीक है, दो लाइंस को अगर एक तीसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तीसरी लाइन अगर उसको इंटरसेक्ट कर रही है, देन थर्ड लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल. ठीक है, मतलब इफ टू लाइंस आर कट बाय अ थर्ड लाइन, देन थर्ड लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल. ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन हो गई, इफ टू और मोर लाइन्स आर intersected by, if two or more lines are intersected by a line, if two or more lines are intersected by a line, are intersected by a line which intersect these lines at distinct points, which intersect these lines at distinct points are known as, या is known as transversal. ठीक है, if two or more lines are intersected by a line which intersect these lines at distinct points is known as transversal. मतलब ये जो हो गया, यहाँ पर मैं तीन लाइंस ले रहा हूं, एक लाइन हो गया ए बी, दूसरा हो गया पी क्यू, और एल एक तीसरा लाइन हो गया. एल ए बी और पी क्यू को कुछ इस तरीके से कट कर रहा है कि वो दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट पे उनको इंटरसेक्ट करे. ठीक है, इन दैट कंडीशन L इज द ट्रांसवर्सल फॉर AB एंड PQ. ठीक है, एक बात और समझ लेना, यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ बोला है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब तीनों के तीनों जो लाइंस होंगे वो कॉन्करेंट नहीं होने चाहिए. मतलब एक लाइन ऐसा कट कर रहा है, दूसरा लाइन ऐसा कट कर रहा है. अगर मैं तीसरे को इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर दूं, तो ये जो तीसरा जो लाइन होगा वो उनका ट्रांसवर्सल नहीं बनेगा. ठीक है, ट्रांसवर्सल के लिए कंडीशंस क्या हो गई? ट्रांसवर्सल के लिए हमारी जो कंडीशंस हो गई वो, अगर मैं लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करूंगा तो वो ट्रांसवर्सल बनेगा. ठीक है, मतलब लाइंस दूसरे किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, बट जो तीसरी जो लाइन होगी वो उस पॉइंट से पास नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो मतलब ये जो लाइन है ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया इन दोनों लाइन. ठीक है, अब ट्रांसवर्सल के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, ट्रांसवर्सल के विद रिस्पेक्ट टू कई हमारे पास कुछ डिफरेंट टर्म्स होते हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस होती है, उनको हम देखें. ठीक है, मीन्स मैंने दो लाइन कंसिडर किया, ये एक तीसरी लाइन हो गई, ये हो गया ट्रांसवर्सल ए बी सी डी पी क्यू. ठीक है, हो गया. अब देखो ये सब चीजें हो गई, मैं इनके बीच के जो एंगल्स हो रहे हैं इनके एंगल्स के नेमिंग भी कर रहा हूं. 1 2 3 4, इस पॉइंट को मैंने पी लिया. ठीक है,
5 6 7 8, ये जो बीच का पॉइंट है ये हमारा Q है। चलो ये मैं अंदर लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने इनको नेमिंग कर दिया, ठीक है। मतलब अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास कई सारे डिफरेंट टर्म्स होंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टर्म आता है वो है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या हुआ? इंटीरियर एंगल्स का मतलब हुआ वैसे एंगल्स जो कि दोनों लाइंस के बीच में आते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स का मतलब इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन द एंगल्स which lies between those lines, the angles which lies between those lines are known as interior angles। मतलब 1 4 5 6 they are the interior angles। समझ में आ रही बात? मतलब जो लाइन के अंदर में होंगे ट्रांसवर्सल और दोनों लाइन के बीच में जो एंगल्स बनेंगे वो होंगे इंटीरियर एंगल्स। मींस if two lines are intersected by a transversal, if two lines are intersected by a transversal then the angle formed between the lines, then the angle formed between the lines by transversal, then the angle formed between the lines by transversal is known as interior angles, ठीक है। अब देखो इंटीरियर एंगल्स मतलब दोनों लाइंस के बीच के जितने एंगल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसवर्सल, दोनों लाइंस के जो बीच के एंगल्स होंगे, मतलब इन दिस एग्जांपल हियर एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। 1 4 5 6 they are the interior angles, ठीक है। एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 they are the interior angles। अब इसके अलावा जो बाकी एंगल्स बच गए, ये 2 है, इसके अलावा जो बाकी एंगल्स बच गए मतलब 2 3 7 8, ठीक है, 2 3 7 8 they are the exterior angles। मतलब वैसे एंगल्स जो कि इंटीरियर नहीं हो रहे। देखो दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों लाइंस के बीच के जो एंगल्स बन रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसवर्सल दे आर द इंटीरियर एंगल्स एंड द एंगल्स अदर देन इंटीरियर, ठीक है, द एंगल्स अदर देन इंटीरियर एंगल्स आर नोन एज एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। मतलब सेकंड हमारे पास हो गया exterior angles। Same definition, if two lines are intersected by a transversal then the angle ठीक है, then the angles other than interior angles are known as, then the angles other than interior angles are known as exterior angles, ठीक है। then the angles other than the interior angles are known as exterior angles, ठीक है। तो इंटीरियर का मतलब दोनों लाइंस के बीच के एंगल्स,
एक्सटीरियर का मतलब उसके अलावा जो बाकी हो गए, मतलब दोनों लाइंस के बीच के जो एंगल्स हो गए उनके अलावा जो एंगल्स बन गए वो हो गया एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आता है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझेंगे जरा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब देखो एंगल्स कितने हो गए 1 4 5 6। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब ऐसे इंटीरियर एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में है। मतलब एक अगर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है तो दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट साइड में होगा। मतलब 1 6 ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 4 5 ये हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अच्छा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हैं। हियर angle 2, angle 3, angle 8 and angle 7 are exterior angles। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स के अलावा जो बाकी एंगल्स हो गए वो हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, हम अब नेक्स्ट इसमें आते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है वो है, नेक्स्ट जो हमारा जो टर्म आ रहा है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। मतलब इफ टू लाइंस आर intersected by a transversal, ठीक है। if two lines are intersected by a transversal, then if two lines are intersected by a transversal, then the interior angles which lie on opposite side of opposite sides of transversal are known as alternate interior angles। ठीक है, मतलब ऐसे इंटीरियर एंगल्स, मतलब 1 4 5 6 जो कि ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में है, मतलब एंगल 1 एंगल 6 एंगल 4 एंगल 5, दे आर नोन एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमारे पास बन गया, यहां पे क्या बनेगा, हियर एंगल 1 एंगल 6 एंड angle 4 angle 5 are pair of alternate interior angles। ठीक है, angle 1 angle 6 angle 4 angle 5 are pair of alternate interior angles। ठीक है, मतलब एंगल 1 के अपोजिट एंगल 6, एंगल 4 के अपोजिट एंगल 5। ठीक है, अब जैसा हमने इंटीरियर किया उसके बाद एक्सटीरियर आया, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर किया तो उसी तरीके से क्या आएगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। मतलब क्या हो गया, ऐसे एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर मतलब 2 3 7 8 जो कि ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होंगे, मतलब एंगल 3 एंगल 8 एंगल 2 एंगल 7, दे आर नोन एज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। डेफिनेशन सेम है, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन द exterior angles which lie on opposite sides of transversal are known as alternate exterior angles। अब यहां पे क्या क्या बन गए, alternate exterior angles। यहां पे हमारे पास हो गया एंगल 2 एंगल 6
सॉरी एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 3, एंगल 8। ठीक है, ध्यान रखेंगे एंगल 2, एंगल 7, एंगल 3, एंगल 8 आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ दे रहा हूं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मतलब क्या हो गया, दो लाइंस को एक तीसरी लाइन तीसरा ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट करने के बाद में वैसे एक्सटीरियर एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होंगे। ठीक है, जो कि ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होंगे, दे आर नोन एज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। मतलब एंगल 3, एंगल 8 एंड एंगल 2, एंगल 7 दे आर द ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है, वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब हुआ जैसे एंगल 3 और एंगल 6 दे आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 4 एंड एंगल 7 आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब ऐसे एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है, ऐसे एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है और लाइंस के ऊपर है। ठीक है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है एंड लाइंस के ऊपर है या फिर लाइंस के नीचे। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशंस हो गई, इफ टू लाइंस आर intersected by a transversal, two lines are intersected by a transversal, then the angles which lie on the same side of transversal transversals and either lie on the two given lines, lie above the two given lines or below the two given lines are known as corresponding एंगल्स। जरा बात समझेंगे, देखो यहाँ पे मतलब या तो दोनों के दोनों लाइंस के ऊपर होंगे, मतलब क्या, देखो एंगल 3 लाइन के ऊपर है, एंगल 6 भी लाइन के ऊपर है, एंगल 2 लाइन के ऊपर है, एंगल 5 भी लाइन के ऊपर है, तो मतलब एंगल 3 और एंगल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बन गए, एंगल 2 एंगल 5 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बन गए। उसी तरीके से ये जो थे दो पेयर जो थे वो लाइन के अबव थे। नेक्स्ट लाइन के बिलो वाले एंगल 4 एंगल 7 ये लाइन से नीचे हैं, एंगल 1 एंगल 8 ये भी लाइन से नीचे है, तो एंगल 4 एंगल 7 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है जो कि बिलो द लाइंस है, एंगल 1 एंगल 8 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है जो कि बिलो द लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, हियर
angle 3, angle 6 and angle 2, angle 5 are pair of corresponding angles above the line. ठीक है, angle 3, angle 6, angle 2, angle 5 are the pair of corresponding angles above the lines. ठीक है, angle 3, angle 6, angle 2, angle 5 they are the, एक बात और समझ लेना, ऐसा नहीं कि angle 3 और angle 2 को तुम लोग कर लोगे, ये corresponding angles है, मतलब angle 3 के corresponding कौन सा आएगा, angle 6, angle 2 के corresponding कौन सा आएगा, angle 5. ये हम नहीं बोल सकते कि एंगल 3 एंगल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो एंगल 3 और एंगल 5 भी कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब एक ही साइड के एंगल्स जो या तो लाइन के ऊपर हैं या तो लाइन के नीचे हैं. तो लाइन के ऊपर वाले दो पेयर बन गए, एंगल 3 एंगल 6, एंगल 2 एंगल 5. नेक्स्ट लाइन से नीचे वाले पेयर, एंगल 4 एंगल 7 एंगल 1 एंगल 8. जगह कम है, यही लिख रहा हूं मैं, तो बनेगा here angle 4 angle 7 and angle 1 angle 8 are the pair of corresponding angles below the line. ठीक है, they are the pair of corresponding angles below the lines. तो एंगल 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग में अगर मुझे एंगल बताना है तो कौन सा आएगा, एंगल 7. एंगल 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग में मुझे एंगल बताना है तो कौन सा आएगा, एंगल 8. ध्यान रखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वो हमेशा पेयर के फॉर्मेट में है एंड उनमें हम मिसमैच नहीं कर सकते, उनमें हम एक दूसरे को एक्सचेंज करके नहीं लिख सकते. जो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग में है, जिसके साथ जो हमने पेयर फॉर्म किया है, बस उसी के साथ रह सकता है. अगर तुमने कोई दूसरा एंगल लिख दिया तो गलत हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, बस ये लास्ट डेफिनेशन है, उसके बाद हमारे थ्योरम से स्टार्ट होंगे. तो नेक्स्ट है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, डेफिनेशन वैसे ही है, टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, देन अब देखो इंटीरियर एंगल्स के बारे में मैंने क्या बोला था, इंटीरियर एंगल्स के बारे में मैंने बोला था कि वैसे एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स के बारे में मैंने बोला था वैसे एंगल्स जो कि, ठीक है, वैसे एंगल्स जो कि दोनों लाइन ट्रांसवर्सल के विद रिस्पेक्ट टू दोनों लाइंस के बीच के जो एंगल्स बनेंगे वो हो गया इंटीरियर एंगल्स. उसमें आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर, मतलब एंगल 4 एंगल 5 एंगल 1 एंगल 6. अगर मैंने बोला कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, मतलब एंगल 4 के बाद कौन सा आ रहा है, एंगल 6. तो एंगल 4 एंगल 6 दे आर द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर. एंगल 5 एंगल 1 दे आर आल्सो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो डेफिनेशन हो गई, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन the angles, then the interior angles lie on the same side of transversal, lie on the same side of transversal are known as consecutive interior angles. ठीक है,
मतलब ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स होंगे उनको हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, इनके लिए दो टर्म्स और यूज होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज, दे आर ऑल्सो नोन एज, कॉन्जिक्यूटिव में इसको लिखते हैं को इंटीरियर एंगल्स। मतलब को फॉर कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। तो अगर को इंटीरियर भी अगर कहीं पे वर्ड आ रहा है, कहीं पे टर्म अगर को इंटीरियर भी आ रहा है तो वहां पर उसका मतलब होगा कॉन्जिक्यूटिव। और दे आर ऑल्सो नोन एज अलाइड एंगल्स, ठीक है। तो मतलब उसको कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं एंड अलाइड एंगल्स भी कहते हैं, ठीक है। यहां पे क्या बना, हियर angle 4, angle 6 and angle 1, angle 5 are, angle 4, angle 6, angle 1, angle 5 are pair of co-interior angles, ठीक है। they are the pair of co-interior angles, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहां तक हमारी सारे के सारे जो हमारे जो टर्म्स थे, जितने जो डेफिनेशंस थे, ये हमारे सब हो गए, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीजें देख लिया उसको मैं एक बार समअप कर रहा हूं। देखो, दो लाइंस है, उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस केस में वैसे एंगल्स जो दोनों लाइंस के अंदर होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसवर्सल, मतलब 1, 4, 5, 6, दे आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स। और इंटीरियर एंगल्स के अलावा जो बाकी एंगल्स बन रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसवर्सल, दे आर एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होंगे, ठीक है, वो ट्रांसवर्सल के वैसे इंटीरियर एंगल जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में है, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मतलब दे आर अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आया हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब वैसे एंगल्स, ठीक है, जो ट्रांसवर्सल के तो एक ही साइड में है बट या तो वो लाइंस के ऊपर हैं, जैसे यहाँ पे हो गया एंगल 2, यहाँ पे हो गया एंगल 5। तो एंगल 2 एंड एंगल 5 दे आर द कोरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। एंड उसी तरीके से एंगल 1, एंगल 8 या तो लाइन के ऊपर आएंगे दोनों लाइन के, या तो दोनों लाइन के नीचे आएंगे, मतलब एंगल 1 और एंगल 8 दे आर ऑल्सो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमारा बेसिक था एंगल से रिलेटेड, लाइन से रिलेटेड, ट्रांसवर्सल जो एंगल्स के हमारे पास जो बेसिक टर्म्स थे उनसे रिलेटेड ये सब बेसिक चीजें हो गई। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। यहीं से हमारा ज्योमेट्री का मेन पार्ट यहां से स्टार्ट होता है एंड ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं दोनों एक्सरसाइज से आ सकते हैं आगे के लिए, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पैरेलल लाइंस तो सबको पता है, ठीक है। पैरेलल लाइंस पता है, ऐसे दो लाइंस जो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते, एक ही प्लेन के ऊपर के वैसे लाइंस जो एक दूसरे को कहीं भी इंफिनिटी पे भी जाके एक दूसरे को मीट नहीं कर सकते, दे आर नोन एज पैरेलल लाइंस। ये वैसी लाइंस जिनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है पूरे प्लेन में फिक्स होती है, दे आर नोन एज पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस में हमारे पास एक आता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम्स। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम्स मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ऊपर हेडिंग डाल देते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। यहां से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट हुआ पैरेलल लाइंस।
उसके नीचे हेडिंग डालेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स। मतलब क्या हुआ, दो लाइंस पैरेलल्स हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक्सियम्स मतलब इसको प्रूव नहीं करना है, ठीक है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, 7, 8। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या कहता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, एक्सियम का मतलब प्रूव नहीं करेंगे, इसका यूज करके आगे हम प्रूव करेंगे। मींस अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, if two parallel lines are intersected by a transversal, then, ठीक है, if two parallel lines are intersected by the transversal, then the corresponding angle formed, ठीक है, then the corresponding angle formed between the lines, ठीक है। between the lines मतलब ऐसे नहीं लाइंस के बीच में, जो corresponding angle की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से, then the corresponding angle formed between the lines, डरने की बात नहीं, कोरोना नहीं है, नॉर्मल है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द लाइंस आर इक्वल, ठीक है। मतलब क्या बना, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, if two parallel lines are intersected by a transversal, then the corresponding angles between them are equal। तो मतलब therefore in this figure क्या बना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8। आई बात समझ में? जितने मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स बताया था उन सभी में मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया। मतलब एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 7 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 8 के इक्वल है। ये हो गया हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स। एक्सियम्स मतलब इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स, ठीक है। अब हम आते हैं, इसके बाद हमारे जो जितने भी थ्योरम्स है सब इसी पे बेस्ड है, इसी का यूज करते हुए इसके आगे की चीजें हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर हेडिंग डाल लेना पैरेलल लाइंस, उसके बाद लिखना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट नोट्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। अच्छी बात है, मेरे पास कई स्टूडेंट्स के सबके नोट्स के पिक्स भी आते रहते हैं, तो उससे मुझे पता चलता रहता है कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। एंड सारे स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है, सब अच्छे से सीरियसली कोरोना के टाइम में सीरियसली सभी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो, तो वो तो हो गया हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थ्योरम्स। थ्योरम, हमारा पहला थ्योरम ये कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, देन द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। बहुत आसान है। इफ two parallel lines are intersected by a transversal, then the alternate interior
angles formed between them are, if two parallel lines are intersected by a transversal, then the alternate interior angles formed between them are equal. ठीक है, अब ये कैसे हो गया? ठीक है, देखो मैंने दो लाइंस को पैरेलल लिया, एक ये तीसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, नेमिंग कर देता हूं मैं, चलो ए बी सी डी पी क्यू। ठीक है, मतलब गिवन क्या हो गया हमारा? गिवन हमारा हो गया लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये गिवन हो गया। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, मतलब क्या करना होगा? एंगल बी पी क्यू, क्योंकि इधर वाला सेम हो गया तो कोरिस्पॉन्डिंग में दूसरा साइड हो जाएगा। मीन्स टू प्रूव एंगल बी पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू सी। ठीक है, मतलब टू प्रूव एंगल बी पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू सी। ठीक है, एंगल बी पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू सी। ठीक है, इनको इक्वल प्रूव करना है। अब इनको इक्वल कैसे प्रूव करेंगे? बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, दो लाइन में प्रूव हो जाएगा। सिर्फ ये है कि इनके स्टेटमेंट्स जो थ्योरम्स के हैं, इनके स्टेटमेंट्स को याद करना पड़ेगा। बात समझो जरा। मैं क्यू को इधर लिख लेता हूं। दो लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो जो एंगल P का जो एंगल होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में इधर वाला एंगल आएगा। इसको अगर मैंने 1 दिया है तो 1 जो होगा 2 के इक्वल हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। एंड 2 के लिए एंगल 3 जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बात समझ में आ रही? बिल्कुल आसान है। एंगल 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग में एंगल 2 आएगा। एंड पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस में पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 3 के लिए वर्टिकली अपोजिट है। तो मतलब एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल हो गया। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो मेरे पास जगह कम है, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, proof. Since AB parallel to CD and PQ is a transversal, ठीक है, PQ is a transversal, therefore angle BPQ equal to angle PQD। यहाँ पे लिखेंगे why? Because of corresponding angle axioms। हो गया, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऑल्सो एंगल PQ
BPD एंड सॉरी PQD नहीं होगा, DQ यहाँ पे और नहीं करेंगे इसको ABCD, तो PQR ले लेते हैं, ठीक है। तो एंगल DQR, ठीक है, एंगल DQR आई बात समझ में, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। ऑल्सो एंगल DQR एंड एंगल PQC आर vertically opposite angles, vertically opposite angles, therefore angle DQR equal to angle PQC, ठीक है। consider this as equation number 2, हो गया। तो BPQ DQR के इक्वल है, DQR PQC के इक्वल है, therefore from 1 and 2 we get, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के थ्रू हम लिख रहे हैं, क्या बनेगा, एंगल BPQ इक्वल टू एंगल PQC, ठीक है। BPQ इक्वल टू एंगल PQC। सिमिलरली मैंने क्यों रखा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक और भी तो पेयर है। सिमिलरली एंगल APQ इक्वल टू एंगल PQD होगा। तो ये हमारा पहला थ्योरम हमारा प्रूव हो गया। क्या थ्योरम बना, दो पैरेलल लाइंस है, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट करने के बाद, ठीक है, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट थ्योरम आएगा, देखो एक हमारे पास एक और, जैसे ये हमारे पास एक तो थ्योरम हो गया, इसी का कन्वर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो कन्वर्स को मैं प्रूव नहीं करूंगा, आप लोग अपने बुक्स में पढ़ लेना, सिर्फ मैं कन्वर्स का स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस करते समय इनके स्टेटमेंट्स की हमको जरूरत पड़ती है। तो इसका कन्वर्स हो गया, क्या बनेगा, अगर दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, दो लाइंस और एक ट्रांसवर्सल के बीच में, दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है कि उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो उस केस में जो दोनों लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। मीन्स इफ टू लाइंस आर intersected by a transversal, if two lines are intersected by a transversal, if two lines are intersected by a transversal such that the alternate interior angles between them, such that the alternate interior angles between them are equal, then the given two lines are पैरेलल। मैं सिर्फ इसको समझा दे रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से इसका प्रूफ लिख देना, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसको भी क्या है, बस रिवर्स में ही जाएगा। ये दो लाइंस है, ट्रांसवर्सल है, मतलब यहाँ क्या दिया है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। मीन्स
गिवन क्या है इसमें, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। एंड प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल टू प्रूफ करना है, टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी, ठीक है। तो प्रूफ कैसे होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दिस इज गिवन, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, जस्ट उसी का रिवर्स चल रहा है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं इसके बाद से शॉर्ट में लिखूंगा VOA, V फॉर वर्टिकली, O फॉर ऑपोजिट, A फॉर एंगल्स। पूरा लिखने का उतना नहीं रहता, तुम लोग अपना लिखना चाहो तो पूरा लिख लेना, मेरे पास थोड़ा स्पेस लिमिटेड है, ठीक है। तो एक बार में पूरा बोर्ड जितना भर सकता हूँ मैं लिख रहा हूँ। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब शॉर्ट में इसके बाद मैं लिखूंगा VOA। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सो इसको मैंने लिया इक्वेशन 1, इसको मैंने लिया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या बनेगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, क्या बन गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। मतलब क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो गया, मतलब क्या बन गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स के थ्रू क्या हो गया, बोथ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो देयरफॉर बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल axioms, by corresponding angle axioms AB parallel to C, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। मैंने तो पूरा प्रूफ बता ही दिया, ऐसे लिख लेना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस डायग्राम बना लेना, ठीक है। इसको फिर से मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। AB और CD दो लाइंस है, एक तीसरी लाइन है, चलो इसको L ले लिया, तीसरी लाइन है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। AB और CD दो लाइंस हैं और तीसरी लाइन है जो कि उसको L लाइन है जो कि CD को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे ये दिया हुआ है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स उनके बीच के इक्वल है तो इसका मतलब दोनों लाइंस जो होंगे वो पैरेलल होंगे। मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देन वी हैव टू प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, ठीक है। कैसे करेंगे, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, मतलब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। अगर एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स AB पैरेलल टू CD, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इन सबको अपने अपने फेयर नोटबुक में इनको अच्छे से नोट करना है, ठीक है, इनको अच्छे से नोट करना है, क्योंकि अब यहाँ से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट हो गया है, पैरेलल लाइंस, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जो तुम लोग के जो स्कूल के टेस्ट होंगे, यूटी होंगे, उन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। अभी एनटीएससी तक तो वेटेज है ही, उसके बाद जब हम आगे 11th-12th में करते हैं तो आईआईटी में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, वहां पर भी ज्योमेट्री का काफी यूज है, ठीक है। तो बस ये है, थोड़ा सीरियसली पढ़ते जाना है, सीरियसली पढ़ते जाओगे तो कोई भी कॉम्पिटिशन क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी आप सभी स्टूडेंट पढ़ने वाले हो, तो मुझे ऐसा फील होता है, सभी स्टूडेंट सीरियसली पढ़ते रहे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।